ये PTIMF डील को फाड़ के फेंक दे। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द वापस आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो नहीं मौजूद है या जो खामोश है वो जल्द ही मौजूद भी होंगे, आवाज भी बुलंद करते रहेंगे। जो मर्जी मुहिम चला लें, इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहा है। ये हल्की फुल्की मौसीकी होगी मार्च में, अगर धरना दिया तो धर दिए जाएंगे। कहता है कि फजल रहमान पर हम गद्दारी का मुकदमा लगाएंगे। क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सज गया। रंगारंग तकरीब से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया और ये इस बार सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो रही है। कौम बड़ी खुश है, लेकिन कौम नाखुश भी है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहरान के ऊपर बहरान आए, चीनी गायब हुई, आटा गायब हुआ, प्राइसेस ऊपर गए। फिर हुकूमत ने वादा किया कि हम तहकीकात कराएंगे और जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो कौम के सामने लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही बातें कर रहे हैं। 2 दिनों से वो मसलसल लाहौर में हैं, वो हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, साथ साथ वो नून लीग को भी रादर उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को बोलना चाहिए, वो कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ को वापस वतन आना चाहिए। हुकूमत कैसे गिरेगी, क्योंकि अपोजिशन तो तकसीम है और दिन ब दिन अपोजिशन की तकसीम के तासुरात ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। एक मुनकसिम अपोजिशन के होते हुए हुकूमत ज़्यादा इनकरेज महसूस कर रही है। हमारे आज के मौज़ूआत हैं, मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नदीम अफजल चांद साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं। कैबिनेट से आज कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, हम उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला। कुंडी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कल भी बातें कर रहे थे अवाम की मुआशी हालात की तंगी के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बातें, जो हुकूमती एक्शन है वो कह रहे थे कि अवाम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमत तो बार बार कह रही है हम तहकीकात करवाएंगे, हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। महंगाई तो फिर है ना, लोग तो पिस रहे हैं ना, हुकूमत तहकीकात करे ना करे। जो आटा चीनी वाला बहरान था जिसमें प्राइस हाइक हुई वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, बिल्कुल ये तो एक फ़ैक्ट है कि अगर चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं या अगर वो न भी कहें तो क्या आपको नहीं पता कि इस मुल्क में पिछले चंद महीनों या 1.5 साल जो इनकी हुकूमत आई और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम महंगाई को कम करेंगे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ज़ख़ीरा-ए-नौज़ी की बात होती है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे पता है कि ये किसकी वजह से ज़ख़ीरा-ए-नौज़ी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। नहीं, बट तहकीकात तो हो रही है, इनकरेजिंग है ना कि तहकीकात हो रही है, कर रही है। अफसोस की बात है, चाहे मेरी हुकूमत, हमारी हुकूमत रही है, चाहे किसी और की हुकूमत रही है, हमेशा हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जितने भी खर्च हुए। उसके बाद क्या हुआ, तहकीकाती कमेटी बनी और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। तहकीकाती कमेटी बन गई, लेकिन जो सबसे कमज़ोर बंदा होगा वो जो है वो रगड़ा जाएगा और जिन्होंने फ़ायदे उठाए हैं वो बच जाएंगे। यही होता है, चाहे जिसकी भी हुकूमत, चाहे मेरी हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत, चाहे मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत हो, चाहे इनकी हुकूमत आई है। उस वक्त भी देखें जब ये था, आप नवाज शरीफ के चीनी की वजह से उनकी बहरान की हुकूमत की, नदीम साहब हमारे साथ थे, बड़े ज़मींदारों की आवाज़ उठाते। आज हम कहते हैं कि मतलब है कि अब आज जो ज़मींदारों का हाल है, आज जो गरीब तबके का हाल है या दरमियानी तबके का हाल है, बड़ा बुरा हाल है। देखें पेट्रोल की कीमतें देखें, गंदम की कीमतें देखें। हमारे दौर में जब हमारी हुकूमत थी, हम गंदम बाहर से मंगवा के हवाले से तो हुकूमत कहती है कि चूंकि हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, किसान का फायदा हो रहा है, GST लगी है, मुल्क का फायदा हो रहा है, इसलिए चीनी की कीमत ऊपर। इसलिए शेख रशीद कह रहे हैं कि मुझे तो जो शुगर मिल माफिया है मुझे धमकियां दे रहे थे, मुझे तो कत्ल की एक किस्म की धमकियां दे रहे थे जब हम बाहर गए थे। आपने नहीं सुना शेख रशीद की, इमरान खान की वो बात आपने नहीं सुनी जो शुगर मिल माफिया के मुतल्लिक वो अपोजिशन में बोलते थे। आज मैं कहीं टीवी पे देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग उसकी चल रही थी और एक इंटरव्यू दे रहे थे कि शुगर मिल माफिया के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन जब हुकूमत आ गई तो क्योंकि शुगर मिल माफिया के जहाज़ों में सफ़र करना है, उनको ये पता नहीं कि मेरा किचन कहाँ से चलना है, तो ये चीज़ें होंगी तो फिर तो आप उसके खिलाफ। चंद साहब से पूछ लेते हैं, काबीना का इजलास था, बड़े दिनों से इंतजार था कि तहकीकात जो हुई इस सारे प्रोसेस में, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने खुद जिक्र किया, कोई काबीना में आई ये बात
कोई तहकीकात के बारे में बताया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुंडी साहब बड़े जज्बाती हुए हैं, लेकिन 2 काम जो शुगर मिल एसोसिएशन के बारे में हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुए। एक, सब्सिडी ना सूबे ने दी ना मरकज़ ने। इससे पहले चीनी पे सूबा भी पर केजी सब्सिडी देता था और मरकज़ भी देता था। दूसरा, रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्ट करने पे ख़त्म कर दी गई। अब आ जाएं कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। जी हाँ। तो यकीनन बहुत सारे मामलात, महंगाई टॉप इशू था कि महंगाई, लेकिन बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो खाने पीने की आम चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए या मार्केट में कंपटीशन पैदा करके सस्ती की गई, वो जो रोज़मर्रा के ज़रूरियात ज़िंदगी का इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती हुई और उसमें हौसला अफजा चीज़ें हैं मार्केट में। और बाकी ये भी फैसला किया गया कि ना गैस की कीमत बढ़ाई जाएगी ना बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। ये आज काबीना में फैसला हो गया कि आइंदा बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, गैस और की उस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी चोरी रोकी जाए, उसकी बेहतरी की जाए, उसका सिस्टम बेहतर किया जाए, क्योंकि अब उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई और अब मज़ीद बोझ अवाम पर ना डाला जाए। ये हुआ। और बाकी ज़ायरीन के हवाले से, जो ज़ायरीन जाते हैं सऊदीया या ईरान, इराक़, शाम जो जाते हैं, उनके लिए एक था एजेंडे में आज चीज़ शामिल थी कि उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए उनको, ज़ायरीन को, ताकि जो मुश्किलात आती हैं बाई रोड या बाई एयर या बाई ट्रेन या बाई शिप भी, अब उनको अगर जाना चाहे तो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज बाकी रोज़मर्रा की नॉर्मल रूटीन की चीज़ें थी। लेकिन खास फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना मिड टर्म एनालिसिस पेश किया है, जो कल कौमी असम्बली में भी ले हो गया है। गालबन सुबह कौमी असम्बली में या आज ले हो गया है। उन्होंने सारे टारगेट्स आपने बताए, सारी चीज़ें। लेकिन खास तौर पर जो एक इंतजार था कि तहकीकात जो हुई, मैं वो भी आपको बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं। आज मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आटा चीनी बहरान होने पर हुकूमत की खामोशी एक मुजरमाना फेल है। देखें, आटा चीनी बहरान अल्लाह के फजल से इस मुल्क में अब है ही कोई नहीं, ख़त्म कर दिया गया है। ना वो इलेक्ट्रिक तंदूर बनाने पड़े जो अरबों रुपया आवाम का झोंका जाता था तंदूर के नाम पे, आज ऐसी कोई बात नहीं। आज भी उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो रही है। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छी बात है, डॉक्टर साहब अल्लाह करे मुस्कुराते रहे। तो मैं एक बताऊं आपको कि जो आटे की चीज़ें, उसको बताया गया कि जो इंक्वायरी आई थी उस पर वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद का इज़हार किया, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी, और कुछ पोर्शन उन्होंने छोड़े। तो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से लोग स्टॉक करते हैं, कौन स्मगलिंग करते हैं, कौन सट्टाबाजी करते हैं। ये तीनों पोर्शन अलग-अलग करके आए आटे के हवाले से। इंक्वायरी रिपोर्ट आई वज़ीर आज़म के पास, लेकिन क्वेरीज लगाकर वापस की। ठीक है। रहेगी बात चीनी की, उसके भी आज 20 सवाल उसको इंक्वायरी कमेटी को दोबारा भेजे गए, जिसमें कार्टल से लेकर रेट तक कि चीनी का रेट क्या बनता है, गन्ने का रेट, सारी चीज़ें 20 पॉइंट थे। वो अभी मैं सारे आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल थे, लेकिन कैबिनेट को आज बताया गया। अच्छा, वो 20 पॉइंट भी इंक्वायरी कमेटी को वापस भेजे गए, जो उसमें चले इधर रुकिए डॉक्टर साहब, आपने बात सुन ली। आपके कायद मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की खामोशी एक मुजरमाना फेल है, लेकिन काबीना को आज बताया गया, चंद साहब काबीना के इजलास में थे, वज़ीर आज़म के सामने रिपोर्ट आई, उन्होंने मुस्तरद कर दी कि ये इनकम्प्लीट हैं। तो फिर ये मुजरमाना फेल कैसे हो गया डॉक्टर साहब? देखिए, मुजरमाना फ़ेल क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक गरीब आदमी के नुक्ता नज़र से, गरीब आदमी को क्या चाहिए? सब नौकरी चाहिए गरीब आदमी को। जब तरक्की की शरह जो है वो 6% से गिर के 1.9% पे आ जाए तो तकरीबन 18 लाख नौकरियाँ ज़ाया हो जाती हैं, यानी 18 लाख बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। ये है मुजरमाना गफलत। दूसरी अहम चीज़ क्या होती है गरीब आदमी के लिए कि अगर उसके पास नौकरी लगी भी हो, अव्वल तो नौकरियां मिल ही नहीं रही, जा रही हैं। 5000 तो जर्नलिस्ट अपनी नौकरी से हाथ खो बैठे हैं। लेकिन अगर मिल भी रही हैं तो कम से कम उसकी कुव्वत ख़रीद के अंदर चीज़ें हों, महंगाई इतनी ज़्यादा ना हो कि बेड़ा गर्क हो जाए। 4% थी शरह महंगाई की, अब हुकूमत के बकौल 14.5% हो चुकी है। जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें महंगाई की शरह 1% थी, अब जो दही इलाके हैं वहाँ पे 25% हो चुकी है, शहरी इलाकों में 20% हो चुकी है। अब ये सोचें कि गरीब आदमी खाता क्या है? रोटी और उसके साथ सब्जियाँ, क्योंकि ये मुर्गियाँ और ये मुरगन ग़ज़ाएँ जो हैं ये तो उनको नसीब नहीं होती।
तो पहले सब्जियां देख लेते हैं, फिर रोटी पे बात करते हैं। आप सब्जियां देखें, उनके अंदर महंगाई की शरह 80% है, 78%। ये मेरा नंबर नहीं, ये हुकूमत का रिपोर्टेड नंबर है। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है कि पेरिशेबल गुड्स जो हैं, यानी वो सब्जियां जो गरीब लोग खाते हैं रोटी के साथ, प्याज या कोई इस तरह की सब्जियां, वो उसकी महंगाई की शरह 80% है इस वक्त, 78% टू बी प्रिसाइज। अब ज़रा आ जाएं दूसरी चीज़, वो सब्ज़ी के साथ जो खाते हैं रोटी। आप मुझे बताएं तहकीक क्या करनी है। यानी पिछले साल के आखिर में हुकूमत को ये इतला दे दी गई थी कि इस दफ़ा जो हमारी ज़रई पैदावार है उसमें कमी आएगी। तो मुझे बताएं कि फरवरी में आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त फिर क्यों दी? अगर पता चल गया था, इसमें तहकीक क्या करनी है? इजाज़त तो ECC ने दी है, तो उस ECC से पूछा जाए कि जब आपको पता है कि हमारी जो पैदावार है उसमें कमी आ रही है तो आपने क्यों इजाज़त दी? चलें इसको भी छोड़ दें, दूसरी बात करते हैं। ECC का दूसरा फैसला आया जब जून में इनको पता चला कि बेड़ा गर्क हो चुका है और मुल्क में कहत पड़ रहा है और लोग रो रहे हैं, गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं, तो इन्होंने कहा कि फौरी तौर पे रोक दी जाए ये जो एक्सपोर्ट हो रही है गंदम। तो तहकीकात तो डॉक्टर साहब इन्हीं चीजों की होगी ना। अरे भाई सुन तो लेना, पहली बात तो ये मैंने आपको बताई, पहली नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं मजलिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने दरखास्त कर रहा हूँ। अगर आप बुरा मनाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन आप देखिए चंद साहब पॉलिटिकली आपको राम कर रहे हैं, चंद साहब आपको कूल कर रहे हैं, गुस्सा आपका कम कर रहे हैं, चंद साहब डरा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब भाई हैं हमारे, वो चंद साहब मेरे चंद साहब अगर मुझे इशारा भी कर देंगे तो मैं खामोश। नहीं सर आप बोले सर बोले, मैं नहीं टोकता, आप बोले। मलिक साहब इतना हुकूमत से न डरे। नहीं हुकूमत से नहीं डरते वो। नहीं मैं चांदी दो मलिक साहब मरियम ग्रुप है, मरियम ग्रुप हुकूमत से नहीं डरता। शहबाज शरीफ ग्रुप तो हमारे साथ मिला हुआ है तकरीबन। ये देखे ना, ये देखे साथ साथ उकसा रहे हैं मुझे कि पक्की जरा ठुक के बात करूं, लेकिन मैं चंद साहब की मोहब्बत में नहीं जवाब दूंगा। लेकिन देखें सिर्फ चंद साहब नहीं कह रहे, बिलावल भुट्टो भी रोजाना ये बात कर रहे हैं, वो भी मुसद्दक मलिक को मुखातब करते हैं, मोहब्बत में बात नहीं करता। जी देखिए, असल बात यह है कि जब फैसला हो गया जून में कि मुल्क में गंदम की सूरत हाल बहुत ख़राब है और गरीब आदमी रोटी सिर्फ खाता है और 10 रुपए की रोटी हो गई या 15 रुपए का नान हो गया, जब आपने एक्सपोर्ट बंद कर दी, तो मैं स्मगलिंग की बात नहीं कर रहा, आपके पास लगी बती रिपोर्ट पड़ी है कि किन किन लोगों ने अक्टूबर तक गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की है। तो भाई इसके अंदर कितनी देर लगती है? अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे तो वो लोग जिन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की है ECC के फैसले के बावजूद, उनको सामने लाएं। अगर आपको पता चल गया था पिछले साल के आखिर में कि गंदम की पैदावार और ज़रई पैदावार कम है, तो जो फरवरी में जिन लोगों ने, आपकी ECC ने इजाज़त दी थी कि गंदम को एक्सपोर्ट किया जाए, भाई उनको सामने लाएं हमारे। तो इसमें कौन सी ऐसी लंबी तहकीक आपने करनी? कम से कम वो लोग तो हमारे सामने लाएं ना। आप चीनी की एक्सपोर्ट के ऊपर आपने सब्सिडी दी है, आज आपने अगर इंपोर्ट के ऊपर वो ड्यूटी खत्म कर दी है और एक्सपोर्ट के ऊपर भी अगर आपने, मुझे नहीं पता, अगर आज ये फैसला हुआ है कि अब आप सब्सिडी नहीं देंगे तो ठीक है, वो अच्छी चीज है, लेकिन जो पहले सब्सिडीज देते रहे उनका हिसाब तो दें। 40 से 50 इतने सारे सवालात आपने रख दिए चंद साहब के सामने। एक फिक्र मुझे और याद आ गया, 400 अरब रुपए से ज्यादा गंदम के ऊपर भी डॉक्टर साहब गर्दशी कर्जा छोड़ कर गए हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद जब नाजरीन वापस आएंगे तो हम इन्हीं इश्यूज पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क में सियासी सूरत हाल के हवाले से। नदीम अफजल चंद साहब बहुत सारे सवालात उठा दिए डॉक्टर सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने। बात तो दुरुस्त है कि अगर उस वक्त पता था गंदम शार्ट हो रही है, टारगेट्स कम है, एक्सपोर्ट ना की जाती, फिर इंपोर्ट ना की जाती, ये सारा कहीं ना कहीं तो जाके रुकता है ना। देखें, एक्सपोर्ट करना कोई जुर्म नहीं है, वो कानूनी तरीके से जो एक्सपोर्ट हुई है उसको हम आज भी ओन करते हैं। इसके बावजूद मुल्क में गंदम शार्ट नहीं थी। देखें हुआ क्या कि एक तो सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपए की गंदम नहीं खरीदी, वफाक के कहने के बावजूद। वहाँ भी वफाक को खरीद कर आज जो कराची को या सिंध को गंदम दी जा रही है वो वफाक पास्को के ज़रिए दे रहा है। कुंडी साहब ने वो भी खरीदने की जसारत नहीं की ताकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़े। और दूसरा, स्मगलिंग यकीनन हुई,
वही जो नेग्लिजेंस हुई वो स्मगलिंग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुई। तो स्मगलिंग और उसी का किसी ना कोई तो रोकने का जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन मैं तस्लीम कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है और उसे जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा कि कौन जिम्मेदार है। दूसरी बात, आज भी हमारे पास वाफर मिकदार में पड़ी है। इंशाल्लाह अब सिंध में पहले प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और अब हमें कोशिश है, कल जो फैसला हुआ CCI की मीटिंग में कि सारे सूबे गंदम खरीदेंगे, मास व बलोचिस्तान के। कल बलोचिस्तान भी थोड़ी सी खरीदेगा, KPK भी खरीदेगा, सिंध भी खरीदेगा और पंजाब भी खरीदेगा। जो और नहीं खरीदेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट उनके हिस्से से खरीद कर उस सूबे को लाजमी गंदम देगा। तैयारियां शुरू हो गई, ये फैसला हो चुका है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो आज फैसला जो कैबिनेट को ब्रीफ किया गया, उसके बाद अब देखना यह है कि अगर हमारी वो आज भी हम कहते हैं कि जो आर्टिकल कानून के आइन के मुताबिक जो फूड सिक्योरिटी के तौर पे गंदम होनी चाहिए आज भी हमारे पास मौजूद है। ऐसी कोई बात, इंपोर्ट की इजाज़त दी गई, लेकिन हम इसके बावजूद इंशाल्लाह अगर बम्पर क्रॉप होगी तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ताकि हमारा ज़र मुबादला बचे। हम अपने मुल्क के किसानों को ही पैसे देंगे, उनको एक मुनासिब कीमत देंगे और वही गंदम हम खरीद करें। कुंडी साहब, अगर ये इतनी ही पिक्चर इसी तरह है तो फिर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम हुकूमत गिराएंगे क्योंकि फिर आवाम जो है बेचैन हो रही है, सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, बाहर आएँ। अगर सूबों ने जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किया, उन्होंने मसला ये है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो सिंध जिम्मेवार है, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी हुकूमत है। ये जो भी गलत काम कह रहे हैं ना कि अपनी गलत काम करे जिम्मेदारी तो मुराद अली शाह जिम्मेवार है। अगर बलूचिस्तान वाला गलत काम करे तो वो जो है वो भी मुराद अली शाह जिम्मेवार है। KP वाला गलत काम करे तो वो भी मुराद अली शाह जिम्मेवार है। मैंने गंदम के बारे में बात किया, मैं आप फिगर भेज के चेक कर लें। मैं फिगर भेज के आपको मैसेज कर दूंगा और आपको भी मैसेज कर दूंगा और आप अगले प्रोग्राम में फिर वो चलवा दें। प्रॉब्लम ये है कि अब खामखा जो है, अब इन्होंने जो इतनी अपोजिशन, इतनी जदोजहद बकौल की है और उन्होंने जो पार्टी चलाई है तो वो किसी के ज़रिए तो चलाई है ना, वो भी तो हुकूमत में आ गए, उन्होंने भी तो फ़ायदे लेने हैं। अब ये जो इंक्वायरी मैंने पहले कह दी, इंक्वायरी में क्या नीचे कोई अफसर बेचारे जो है ना वो रगड़े जाएंगे, जो मेन जो है वो स्मगलिंग के हवाले से कह रहे हैं ना कि इनको नहीं पता कौन स्मगलर है बहुत बड़ा, इनकी पार्टी में कौन स्मगलर है इनको नहीं पता। हर पार्टीज में होते हैं, इनको पता है लेकिन नहीं बोलते। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो कि एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। वो तो होगा तो वही ना, बेचारा तो वही 17 ग्रेड का 16 ग्रेड का अफसर ही रगड़ा जाएगा ना, बाकी तो बड़े लोग नहीं रगड़े जाएंगे जिन्होंने उसमें जो है वो माल कमाया होगा। तो ये चीज़ें जो देखें, ये सिर्फ बातें हैं कि अभी रिपोर्ट आएगी तो ये कुछ होगा। अब जब एक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं नहीं बताता, नहीं, तो लेकिन आपके सामने बड़ा ऑनेस्टली वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई, वजीर आजम ने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा कि चलो अगली काबीना की मीटिंग का इंतजार कर लेते हैं। अगली मीटिंग है कि आप अगली काबीना की मीटिंग में फिर हम दोनों को बुलाएं। आपको तो मैं बुलाऊं, लेकिन जो सिंध हुकूमत के हवाले से गलत है। मैं जो फिगर है आज भी काबीना की बात मेरे पास इस वक्त फिगर मौजूद नहीं है, अगर ब्रेक हुई तो मैं फिगर्स अगर मुझे मिल तो मिले, वरना मैं आपको फिगर पहुंचा दूंगा कि अब देखिए, अब ये जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे गंदम, जब हमारी गंदम जमींदारों की आ जाएगी नहीं, हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। अगर वाफर मिकदार में हुई, जब हमारा टाइम आता है तो हम फिर रहे होते हैं कि यार अपनी गंदम कहां पर बेचें, नहीं हम खरीदेंगे, और जब होता है फिर कहते हैं कि जी तो फिर हुकूमत गिराने की अगर ये चीजें हैं तो हुकूमत गिराने के तो दावे किए जा रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है शौकत साहब, हम हमेशा ये हमने कहा है कि हम जमहूरी तरीके से, हमारा जमहूरी हक है हुकूमत गिराने का, हम कभी भी जो है वो दो नंबरें नहीं करेंगे। अगर अपोजिशन के पास एक अपोजिशन इकट्ठी होती है, उनके पास मेंबर पूरे होते हैं, इनके कोई एलाइज अगर हुकूमत को छोड़ते हैं, जिस तरीके से कभी कभी अपोजिशन इकट्ठी हुई तो इधर रुकेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आगे आपको बयान या पूरा सुना दूं ना। मेरे अगर इकट्ठी होती है, इनकी अगर इत्तेहादी हैं, जैसे इनके बड़े चाहने वाले चौधरी साहबान या अपना MQM है, फाटा वाले हैं, मेंगल साहब हैं, इनमें से एक ग्रुप इनको छोड़ता है तो हम इधर रुकेगा। सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कुंडी साहब कह रहे हैं अगर अपोजिशन इकट्ठी होगी, अपोजिशन इकट्ठी नहीं है और ज्यादा नजरें आपकी पार्टी की तरफ जाती हैं कि आपकी पार्टी खामोश है, क्या आप वाकई जो बिलावल कह रहे हैं वो नहीं चाहते या आपकी कोई अपनी स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ रिवाज इस तरह का है कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आमिराना हुकूमतें रही हैं और जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ा, इस वजह से अगर तमाम सियासी जमातें यक आवाज़ ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि शायद कुछ काम गलत हो रहा है। जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें अक्सर औकात इकट्ठी हो जाती हैं और अक्सर औकात उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है। हर पार्टी का बाज़ दफ़ा लाया अमल मुख्तलिफ होता है, बाज़ दफ़ा अहदाफ भी मुख्तलिफ होते हैं।
इस वक्त हम सब पे बिलखसूस बड़ी जमातें जिनके ऊपर बोझ है वोट का, जो वोट लेकर आए हुए हैं, और हम समझते हैं कि कुछ पार्टियां वोट लेकर आई हैं, कुछ पार्टियां वोट लेकर नहीं आई, इस वजह से वो हमेशा उंगली उठाती हैं और कहती हैं कि हम जिम्मेदार नहीं, कोई और जिम्मेदार है। लेकिन हम पे तो ये बोझ है वोट का, इस वजह से हम तो हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे। हम पार्लिमान में भी आवाज़ उठाएंगे, हम पार्लिमान के बाहर भी आवाज़ उठाएंगे, वक्त पड़ा हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन करेंगे जैसा कुंडी साहब ने कहा कि एक जमहूरी तरीके से करेंगे। जो हकूक़ हमें दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। PTV पे हमला नहीं करेंगे, हम पार्लिमान की दीवार नहीं तोड़ेंगे, हम SP के सर पे डंडे मार के फ्रैक्चर नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम कब्रें नहीं खोदेंगे जिनके अंदर जाके लेट जाए, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। जहां भी मौका मिलेगा ये पूछा जा रहा है कि नून लीग शायद फैसला नहीं कर पा रही, या नून लीग की ऐसी कोई खुफिया स्ट्रेटेजी है जिस पे वो चल रहे हैं। ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी शिकायत कर रहे हैं ना। जी ये खुफिया तो है, ये तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ बेल पे हैं, हमजा शरीफ शहबाज जो हैं वो जेल में हैं, शहबाज शरीफ बेल पे हैं, एहसन इकबाल जेल में हैं, मरीम नवाज बेल पे हैं, शाहिद अब्बासी जेल में हैं, राना सनाउल्लाह बेल पे हैं, साद रफीक जेल में हैं, मिफ्ता इस्माइल बेल पे हैं, सलमान रफीक जेल में। तो कोई डील तो हुई है ना जिसकी वजह से डील नहीं कह रहा, मैं स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ कि खुफिया स्ट्रेटेजी है कोई, मैं डील की बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। भाई खुफिया, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। क्या जी मैं बता रहा हूं आपको, रोज घन गरज के साथ अपने ख्वाजा आसिफ साहब रोज तकरीर कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, हम मुल्क को आग लगा दें, शहरों में आग लगा दें, क्या करें? हम जब असेंबली में बैठते हैं तो आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ। अभी आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं हाजिर हो जाऊं आपके प्रोग्राम के अंदर, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। कल यहाँ पे कैमरामैन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरा बच्चे एलीट स्कूल में 8,000 रुपये या 9,000 रुपये की वो जो ट्यूशन होती है फीस, उसके ऊपर पढ़ रहे थे। मैंने अपने बच्चे निकाल के 2,000 रुपये वाले स्कूल में डाल दिए। मैं उनका दुखड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप रोटी खाएं तो फीस नहीं दे सकते, आप फीस दें तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, आप बिजली का बिल दें तो माँ बाप की दवा नहीं ला सकते, आप 40,000 30,000 कमाने वाले शख्स का बजट नहीं बना सकते। तो हम ये प्रोटेस्ट और कैसे करें? बिलावल भुट्टो सही कह रहे हैं ना कि अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपकी पार्टी फिर उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिला रही। अगर आप इजाजत दें तो अभी मैं खड़ा होकर यही बात कर देता हूं, तो आपके कैमरा में नहीं वो ठीक कह रहे हैं, वो वरना खड़ा होने में क्या इनकलाब बर्बाद खड़े हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब ने ठीक वजाहत कर दी, उन्होंने कहा मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर इधर इनकलाब बर्पा कर सकता हूं। चले इधर डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम अपोजिशन की स्ट्रेटजी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत भी कुछ न कुछ तो कह रही है। शेख रशीद कह रहे हैं कि अब की बार अगर मौलाना फजलुर रहमान आए तो फिर VIP प्रोटोकॉल नहीं होगा, उनको धर लिया जाएगा। इट मीन्स कि हुकूमत वार्निंग भी दे रही है अपोजिशन को। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप ही से बात कर रहा था, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आज मीडिया पे चलती रहीं। चूंकि आप एक अथेंटिक बात करते हैं, आपकी बात एक मुसद्दिका होती है, आपका तो खैर नाम ही मुसद्दिक मलिक है, डॉक्टर हैं आप। चौधरी निसार अली खान लंदन गए हुए थे, उनके हवाले से कोई ऐसी बात हुई कि उनके साथ मियाँ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर ये भी आज मीडिया पे खबरें चली कि अनकरीब मरीम नवाज साहिबा फिर सियासी एक्टिविटी शुरू करेंगी। है ऐसी बात? बिलावल यही बातें कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा बिलावल तो उकसा रहे हैं नून लीग को कि आप मैदान में आए। नहीं, हम मैदान से जाएंगे तो वापस आएंगे ना, मैदान में खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपके जहन के अंदर कोई खाका है जिसमें आग वाग लगेगी, बिजली के बिल जलाए जाएंगे, सिविल नाफरमानी के लिए कहा जाएगा, कुछ अंपायर का जिक्र होगा। कोई ऐसी बात अगर आपके जहन में तो खुल के कह दें, वरना उसके अलावा तो हम ऑपोजिशन आप चंद साहब को सुना रहे हैं। चौधरी नहीं मैं सुना देता हूं। नहीं, ये गुस्ताखी मैं नहीं करता। मैं खामोश हूं सर, नहीं प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज।
नहीं, देखिए दो अहम चीजें आपने कही हैं। मुझे चौधरी निसार साहब के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है किसी भी किस्म का। जो खबरें आपने देखी हैं वही खबरें मैंने देखी हैं, तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और अगर कोई इल्म होता तो मैं ज़रूर बताता, मगर तस्दीक करके बताता। तो मुझे बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये खबरें ही हैं, मगर मुझ तक कोई ऐसी तस्दीक शुदा बात नहीं पहुंची। और मरियम साहिबा वाली बात आपकी ठीक है कि उन्हें वापस आना है सियासत में, वो ज़रूर आएंगी। कब आना है? वो बहुत जी, देखिए अब ये अगर कोई अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबके वालदैन को महफूज रखे, अपनी अमान में रखे, लेकिन जिस सदमे से वो गुजरी हैं अपनी वालदा के, उसके बाद अगर वो कुछ देर के लिए अपने वालिद की सेहत के ऊपर फोकस करना चाहती हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं। सारी जिंदगी पड़ी सियासत। लेकिन शेख रशीद तो ये कहते हैं ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की खामोशी खतरनाक है। देखिए, एक तरह से आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, और शायद अगर शेख रशीद साहब ने इस हवाले से बात की है तो सही की होगी कि अगर आप सियासी जमातों को कैद करके उनकी कमर तोड़ दें, अगर आप लोगों पे हेरोइन डाल के 30-30 किलोग्राम उनकी कमर तोड़ दें, अगर आप बगैर कोई इस्तगासा फाइल किए लोगों को 1.5 साल जेल में रख के उनकी कमर तोड़ दें, अगर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी की चक्की के अंदर रखें, आइसोलेशन में रखें, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर को फांसी की चक्की में रखें, और इस तरह से अगर आप सियासत की कमर तोड़ेंगे तो आपको शायद पता नहीं आप जमहूरियत की कमर तोड़ रहे हैं। ऑपोजिशन से जमहूरियत चलती है, और अगर आप कमर तोड़ दें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नैब जैसे इदारे इस्तेमाल करके तो आप जमहूरियत की कमर तोड़ रहे हैं। इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, इधर रुकिएगा। अब ये जो सोशल एक मिनट, सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने बंदिशें लगाई हैं, जो मीडिया पे बंदिशें लगाई हैं, शायद इनको एहसास नहीं हो रहा कि इसके जरिए ये ऑपोजिशन को नहीं दबा रहे, जमहूरियत को दबा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें जमहूरियत के लिए जरूरी हैं। जी कुंडी साहब, शेख रशीद कह रहे हैं कि मार्च में कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं होगी, हल्की फुल्की मौसीकी चलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 दिनों से मसलसल ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, फिर मार्च आपको किस तरह का मार्च लग रहा है? नहीं, देखिए फैसले तो आप लोगों ने खुद करने हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये फैसला किया कि वो मार्च में जो ये महंगाई है और बेरोज़गारी जिस तरीके से जा रही है, इसके खिलाफ जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है एक एहतजाजी तहरीक, उसमें हमने ये नहीं कहा कि हम कोई लॉन्ग मार्च करेंगे या कुछ भी। हाँ, अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं और कोई ऐसा लाएमल तय होता है जिसमें तमाम पार्टी, रुकावट क्या है इकट्ठे होने में? कौन रुकावट है अपोजिशन? देखिए, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं। देखें, PMLN का अपने एक मौलाना फजल रहमान शिकवा कर रहे हैं। नहीं, देखें वो और चीज़ें, मौलाना फजल रहमान क्या शिकवा कर रहे हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान की अपनी एक जमात है, पीपल्स पार्टी अपनी एक जमात है, नून एक अपनी जमात है, बाकी जमातें हैं उनका अपना एक पॉलिसीज़ हैं, अपनी एक चीज़ है। मौलाना फजल रहमान पिछले उसका अगर शिकवा करे तो मौलाना फजल रहमान पिछली दफ़ा कोई ज़्यादा क्लियर भी नहीं थे, उसका वो भी नहीं क्लियर था कि जब उन्होंने अनाउंस किया फिर भी हम अपोजिशन को इकट्ठा करते हुए हमने किया। और अभी भी अगर रैबर कमेटी की मीटिंग होती है और हमें ऑन बोर्ड लेते हैं और एक मुश्तरका फैसला होता है तो फिर हम जो है वो उनके साथ मिल सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता अगर मतलब हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी आज ऐलान करती है कि जी हमने 10 मार्च को या 15 मार्च को मार्च करने और सारे अपोजिशन जमातें हमारे साथ आ जाएं, तो नहीं। पहले आपकी एहतजाजी तहरीक यानी जल्द से जुलूस करेंगे आप? फिर जल्द से भी हो सकते हैं, मार्च नहीं है जल्द से भी हो सकते हैं, जुलूस भी हो सकता है, मीटिंग मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब है कि कहीं पे और मीटिंग्स भी हो सकती हैं, माजी में भी होती रही है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हर किस्म का मतलब है कि एहतजाज है, एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। ये तो चलता रहेगा। तमाम अपोजिशन अगर इकट्ठी होती है और कोई ऐसी बड़ी तहरीक का ऐलान करती है, जैसे हम कहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को आना चाहिए और अपोजिशन का एक रोल प्ले करना चाहिए, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, उनको आना चाहिए पाकिस्तान, उनको चाहिए कि अपोजिशन को इकट्ठा करे और हम एक एहतजाजी तहरीक शुरू करें हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत तो इनकरेज्ड है चंद साहब, ये अपोजिशन लीडर बाहर हैं। हुकूमत बिल्कुल इनके जो भी असम्बली के अंदर एहतजाज हो या कानून आइन के दायरे में जो भी अपोजिशन एहतजाज कर रही है उनका जमहूरी हक है। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एहतजाज नहीं करेंगे, ज़बानी अपनी सर्वाइवल के लिए एहतजाज करेंगे। नहीं दी चार्टर डेमोक्रेसी के मतलब हुकूमत अगर इतनी कॉन्फिडेंट COD के ऊपर इन्होंने साइन किए हुए हैं कि किसी मुंतखब हुकूमत को 5 साल डिस्टर्ब नहीं करना, ये उसकी पासदारी करेंगे। पार्लियामेंट सामने ये बात है, बस ये पर्दा इनसे पूछ लें क्या बातें हैं। लेकिन उनकी खामोशी, हम तो खामोशी को भी कोई शायद इसलिए समझते हैं कि वो समझते होंगे कि 5 साल इनको पूरा करने का मौका दिया जाए। बाकी लेजिस्लेशन के ऊपर हम अभी नैब लॉ रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। यानी आप इतने रिलैक्स ये बात कर रहे हैं, जहां तहरीक की बातें आज एक और कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत की जाए और इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाए।
उसके ऊपर भी आज कैबिनेट में डिस्कशन हुई कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर तेज़ी से अमल किया जाए ताकि कोई सियासी जमात भी आने वाले इलेक्शनों में इसके ऊपर उंगली ना उठा सके। ये भी आज अगली जहां आप पार्लियामान के अंदर एहतजाज की बात करते हैं, क्या ये फिर हुकूमती स्ट्रेटजी है जो शेख रशीद कह रहे हैं कि मौलाना साहब अब की बार आए तो धर लिए जाएंगे, बार बार कह रहे हैं? देखिए, जो मौलाना साहब के बारे में बात है, वो जो खबर है शेख साहब की, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि मौलाना के साथ जिस तरह पहले तो मौलाना बुलाकर इन पार्टियों ने छोड़ा था, अब ये पहले दिन से ही उनके साथ नहीं होंगे। तो ये पीटीआई डिटरमिन करेगी या ये पीपल्स पार्टी या हुकूमत में हम ही डिटरमिन करेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को नहीं छोड़ा था, हम हुकूमत में हम ही डिटरमिन करेंगे। डॉक्टर साहब, ये पीटीआई फैसला करेगी कि मौलाना साहब के साथ नून लीग कैमरा तोड़ दे। पीटीआई अपने फैसले खुद नहीं कर सकती तो हमारा क्या तयन करेगी? मौलाना क्या करेंगे? क्या अपने फैसले खुद कर सकते? चलो, ये आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं, ये आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। इन्होंने फैसला खुद किया, रात को अमेंडमेंट जमा कराई, सुबह वापस ले ली, सीसी के जरिए अमेंडमेंट जमा करवाई और फिर सीसी को पूछे नहीं अमेंडमेंट वापस लेते हुए। सीसी से कोई अमेंडमेंट जमा नहीं हुई। अच्छा, आफ्टर सीसी रिकमेंडेशन आप इन्होंने अमेंडमेंट जमा कराई, तो सुबह सीसी को पूछने का दोबारा मौका नहीं मिला आपसे। मैं उसने पूछूं, जिस सिलेक्टर आपसे हाथ उठाएंगे फिर मैं पूछूंगा आप। डॉक्टर साहब, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या अब हुकूमत डिटरमिन करेगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएं या न चलाएं? देखिए, वो आपको मैं दो लतीफ़ों के हवाले दूंगा। एक लतीफ़ा वो था जिसमें एक बंदा दूसरे की ठुकाई कर रहा था और वो कह रहा था कि हमेशा गिर के उठता था, कहता था इब्के मार। तो एक तो हुकूमत का रवैया इस वक्त ये है कि पहले तो हमने नहीं मारा, अब इब्के मार, अब बताते हैं। वो जब पिछली दफा आपने बता दिया 1 लाख लोग लेके मौलाना आ गए थे, तो अब इब्के मार आप ना करें। दूसरा जो बड़ी बात है ना, वो दूसरा लतीफा जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो वाला है कि मुझे तो मारा है, जरा मेरे मामू को मार के दिखा। मामू को नहीं मार सकते, ये हुकूमत का। तो आप मारे ना मामू को। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात ठीक है, डॉक्टर साहब आप अंपायर की जगह मामू तो नहीं आ गया। नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप बार बार ठीक आपने बता दिया कि इनके बाद मामू आएगा, अंपायर नहीं आएगा। मामू को मार के। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। नदीम मुफ्तल चंद साहब, तर्जमान वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। फैसल करीम खान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, कोई किसको कब मारे मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन अवाम का जो हाल हुआ है, कम अज़ कम तमाम सियासी क़ुव्वतों को, हुकूमत को और अपोजिशन को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये महंगाई के मारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।